हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग जेफरी चौसर के काफ़ी फेमस वर्क द कैंटरबरी टेल से लिया गया जो स्टोरी है द वाइफ ऑफ बाथ्स प्रोलॉग एंड टेल को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में द वाइफ ऑफ बाथ्स प्रोलॉग और टेल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में ये वाला टॉपिक पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो अगर आप लोग के भी सिलेबस में द वाइफ ऑफ बाथ्स प्रोलॉग और टेल है ना, तो कन्फर्म ये वाली वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। हम सबसे पहले इस वीडियो में प्रोलॉग को डिस्कस किए हुए हैं 3-3.5 पेज में, और उसके बाद 3-3.5 पेज में टेल को डिस्कस किए हुए हैं। तो जिस अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, प्रोलॉग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो प्रोलॉग वाला सेक्शन लिखना, और टेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो टेल वाला सेक्शन लिखना। ठीक है, नोट्स का लैंग्वेज काफी इजी रख रखे हैं ताकि आसानी से आप लोग को समझ आ जाए और याद भी आसानी से हो। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन से। इंट्रोडक्शन में है द वाइफ ऑफ बाथ्स टेल इज वन ऑफ द 24 स्टोरीज टेकन फ्रॉम द कैंटरबरी टेल्स। तो सबसे पहले याद रखना है कि द वाइफ ऑफ बाथ्स टेल जो है ना, वो उन 24 स्टोरी में से एक है जो इसको कि लिया गया है द कैंटरबरी टेल से। एक और चीज़ यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ जो हम हेडिंग यूज़ किए हुए हैं द वाइफ ऑफ बाथ्स टेल किए हुए हैं, तो आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हेडिंग यूज़ करना। अगर आपके क्वेश्चन में पूरा हेडिंग दिया हुआ हो द वाइफ ऑफ बाथ्स प्रोलॉग एंड टेल, या फिर सिर्फ द वाइफ ऑफ बाथ प्रोलॉग दिया हुआ हो, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे हेडिंग यूज़ करना। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि द कैंटरबरी टेल्स में टोटल 24 कहानियाँ थी। उस 24 कहानियों में से एक हम लोग का द वाइफ ऑफ बाथ्स टेल है, रिटन बाय जेफरी चौसर, जिसको कि लिखा गया था जेफरी चौसर के द्वारा, हु इज कंसिडर्ड टू बी फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिनको कि इंग्लिश लिटरेचर का फादर माना जाता है। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जेफरी चौसर जो है वो इंग्लिश लिटरेचर के फादर, इंग्लिश पोइट्री के फादर, इंग्लिश लैंग्वेज के फादर के रूप में जाने जाते हैं। और ये जो कैंटरबरी टेल्स है ना, अगर आप लोग के सिलेबस में द कैंटरबरी टेल्स का प्रोलॉग है तो उस पर हम अलग से वीडियो अपलोड कर रखे हैं। द रियल नेम ऑफ वाइफ ऑफ बाथ इज एलिशन एंड एलिश। जो रियल इट मीन्स वास्तविक जो नाम रहता है ना वाइफ ऑफ बाथ का, वो एलिशन और एलिश रहता है। सी कॉल्स हरसेल्फ बाय द बोथ नेम, वो खुद को इन दोनों नाम से पुकारती है। इन द प्रोलॉग, प्रोलॉग वाले सेक्शन है, प्रोलॉग इट मीन्स हो जाता है प्रस्तावना वाले सेक्शन में, वो खुद को वाइफ ऑफ बाथ जो है एलिशन और एलिश दोनों के नाम से पुकारती है। सी इज नोन एज वाइफ ऑफ बाथ, और वह जो है वाइफ ऑफ बाथ के नाम से जानी जाती है बिकॉज, क्योंकि सी बिलोंग्स टू द प्लेस नोन एज बाथ, क्योंकि वो उस जगह से बिलोंग करती थी जिस जगह का नाम ही बाथ है, इस वजह से उसको वाइफ ऑफ बाथ कहा जाता है। और हम यहाँ लिख दिए हैं कि ए सिटी ऑफ साउथ वेस्टर्न इंग्लैंड की, ये जो बाथ है ना वो एक शहर है साउथ वेस्टर्न इंग्लैंड का, इस वजह से जो ये एलिशन और एलिश जो है वो वाइफ ऑफ बाथ के नाम से फेमस हुई, क्योंकि वो बाथ नाम की जगह में रहती थी, वहां से आती। ये इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन हो गया। द वाइफ ऑफ बाथ या प्रोलॉग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर आए तो उसमें आप ये वाला इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम द वाइफ ऑफ बाथ के प्रोलॉग को डिस्कस किए हुए। बिफोर बिगिंस हर टेल, अपनी कहानी स्टार्ट करने से पहले वाइफ ऑफ बाथ शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट हर लाइफ। वाइफ ऑफ बाथ जो है अपने जीवन के बारे में इन्फॉर्मेशन इट मीन्स जानकारियां शेयर करती है एंड हर एक्सपीरियंस इन द प्रोलॉग। तो प्रोलॉग वाले सेक्शन में जो है वाइफ ऑफ बाथ अपने जीवन से जुड़ी कुछ जानकारियां और साथ ही साथ अपने एक्सपीरियंस इट मीन्स अपने अनुभवों के बारे में बताती है। प्रोलॉग इज एन ओपनिंग ऑफ ए स्टोरी। अब प्रोलॉग क्या होता है वो हम बताए हुए कि प्रोलॉग जो होता है ना, किसी भी स्टोरी का, किसी भी कहानी का ओपनिंग होता है दैट एस्टेब्लिशेस द सेटिंग एंड गिव्स बैकग्राउंड डिटेल्स, जो कि सेटिंग स्टेब्लिश करता है उस कहानी के लिए, साथ ही साथ उस कहानी का बैकग्राउंड डिटेल्स देता है और टेल्स अस व्हाट हैपेंड बिफोर द मेन स्टोरी। साथ ही साथ प्रोलॉग वाले सेक्शन से हम लोग को ये भी पता चलता है कि मेन स्टोरी से पहले क्या हुआ था, कैसी स्थिति थी। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि कहानी के लिए जो है ना, मेन स्टोरी के लिए ना माहौल तैयार कर दिया जाता है प्रोलॉग वाले सेक्शन के द्वारा, प्रस्तावना वाले सेक्शन के द्वारा। द वाइफ ऑफ बाथ्स प्रोलॉग इज मच लॉन्गर देन एक्चुअल स्टोरी, कि वाइफ ऑफ बाथ का जो प्रोलॉग वाला सेक्शन है ना वो एक्चुअल स्टोरी से बहुत ज़्यादा लंबा है। इट मीन्स प्रस्तावना वाला सेक्शन ही काफ़ी ज़्यादा बड़ा है कहानी से। सी बिगिन्स हर प्रोलॉग बाय स्टेटिंग दैट, वाइफ ऑफ बाथ जो है अपना प्रोलॉग स्टार्ट करती है, प्रस्तावना आरंभ करती है ये कहते हुए कि सी हैज़ ऑलवेज फॉलोड द रूल ऑफ एक्सपीरियंस रेदर देन अथॉरिटी सच एज बाइबल। वो बोलती है कि हम ना एक्सपीरियंस वाले रूल्स को हमेशा से फॉलो करते हैं, अनुभव वाले रूल को फॉलो करते हैं अथॉरिटी वाले रूल्स के बजाय। अथॉरिटी इट मीन्स अधिकार, पावर वाले रूल्स के बजाय। जैसे कि बाइबल में कुछ अथॉरिटी, कुछ अधिकार दिया हुआ होगा महिलाओं को, तो बोलती है हम उसको फॉलो नहीं करते बल्कि हम एक्सपीरियंस वाले रूल्स को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे एज ए कोटेशन हम लाइन यूज कर रखे हैं इसी बुक का
एक्सपीरियंस दाउ नो रिटन अथॉरिटी, वो बताती है कि वो एक्सपीरियंस को फॉलो करती है, ना कि रिटन कोई अथॉरिटी को। द वाइफ ऑफ बाथ हैज बीन मैरिड सिंस द एज ऑफ 12, वाइफ ऑफ बाथ जो है वो शादीशुदा है 12 के एज से ही, मतलब जब वो 12 साल की थी ना तभी वो शादी कर चुकी थी। एंड हैज हैड 5 हस्बैंड, और उसको टोटल अभी तक 5 हस्बैंड हो चुके हैं, मतलब 5 शादियां उसकी हो चुकी है। सो सी हैज़ ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन एरिया ऑफ सेक्स एंड मैरिज, इस वजह से उसके पास जो है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा अनुभव है सेक्स और मैरिज वाले एरिया में। टू डिफेंड हर, अब खुद को डिफेंड करने के लिए, खुद के बचाव के लिए, खुद को सही प्रूव करने के लिए, सी रिफर्स टू किंग सोलोमन हु हैड मैनी वाइफ्स, वो बताती है किंग सोलोमन के बारे में जिनको कि ढेर सारी पत्नियां थी। किंग सोलोमन है ना, उनके बारे में जो जानकारी है हम लोग को बाइबल से मिलता है, उनके बारे में बाइबल में लिखा गया है। तो अपने बचाव के लिए ना वाइफ ऑफ बाथ बोलती है कि जो किंग सोलोमन है उनकी तो टोटल 700 वाइफ्स थी, तो वो जब गलत नहीं है, उनके बारे में जब बाइबल, इट मीन्स जो क्रिश्चियन का हॉली बुक है, पवित्र ग्रंथ है, उसमें जानकारी मिलती है, तो हम जो 5 शादी किए वो हम कैसे गलत हो सकते हैं। इस तरह से जो है वाइफ ऑफ बाथ खुद को डिफेंड करती है, खुद को सही प्रूफ करती है। एंड एसटी पॉल्स वार्निंग, और साथ ही साथ एसटी पॉल इट मीन्स एक सेंट पॉल थे, ये भी बाइबल से ही रिलेटेड हैं। साथ ही साथ सेंट पॉल के वार्निंग को, चेतावनी के बारे में बात करती है, दैट इट इज बेटर टू मैरी देन टू बर्न, कि जलने से अच्छा है कि शादी कर लिया जाए। तो इस तरीके का स्टेटमेंट जो है वाइफ ऑफ बाथ यूज करती है खुद के 5 हस्बैंड और 5 शादी को जस्टिफाई, इतनी सही प्रूफ करने के लिए। द वाइफ ऑफ बाथ रिजेक्ट्स द आइडिया दैट वर्जिनिटी इज ए वर्च्यू, वाइफ ऑफ बाथ जो है इस आइडिया को, इस विचार को भी रिजेक्ट करती है कि वर्जिनिटी जो है वो एक वर्च्यू है, इट मीन्स एक गुण है। यहाँ पे जो वर्ड वर्जिनिटी है उसका अर्थ हो जाता है कि कोई ऐसा इंसान जो आज तक कभी किसी भी तरह के सेक्सुअल रिलेशनशिप में ना गया हो, ठीक है, तो उनके लिए वर्जिन शब्द का यूज़ किया जाता है, तो उसी से रिलेटेड लगभग है वर्जिनिटी वर्ड भी। तो वाइफ ऑफ बाथ जो है वर्जिनिटी को कोई गुण नहीं बताती है, इस आइडिया को पूरी तरह से खारिज करती है। सी आर्ग्यूज दैट, वो आगे आर्ग्यू करती है कि इफ गॉड हैड कंडेम्ड मैरिज, कि अगर भगवान जो है मैरिज को गलत प्रूफ किए हुए, अनफिट बनाए हुए हैं, एंड वांटेड पीपल टू चस्ट, और चाहते भगवान की लोग जो है ना चस्ट रहे, पवित्र रहे, एकदम साफ सुथरे रहे, देन वेयर वुड पीपल कम फ्रॉम, तो लोग जो है वो कहाँ से आते हैं, लोग इन द सेंस तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ता है। अगर भगवान नहीं चाहते कि जो शादी है वो गलत है, वर्जिनिटी वर्च्यू है, वर्जिनिटी ही सबसे बड़ा गुण है, तो जो लोग हैं वो कहाँ से आते हैं। इस तरह का तर्क देती है खुद को जस्टिफाई करने के लिए, खुद के 5 हस्बैंड 5 रिलेशनशिप को जस्टिफाई करने के लिए जो वाइफ ऑफ बाथ जो है इस तरह का आर्ग्यूमेंट, इस तरह का तर्क देती है। सी बिलीव्स दैट, उसका ऐसा मानना है कि गॉड हैज गिवन मैन सेक्सुअल ऑर्गन्स फॉर बोथ रिप्रोडक्शन एंड प्लेजर, वाइफ ऑफ बाथ का ऐसा मानना है कि भगवान जो है ना, मैन इट मीन्स मनुष्यों को सेक्सुअल ऑर्गन्स दिए हुए हैं दोनों चीजों के लिए, रिप्रोडक्शन इट मीन्स प्रजनन के लिए, साथ ही साथ प्लेजर इट मीन्स आनंद के लिए। एंड सी विल यूज इट एज ऑफ एज सी कैन, और वह इसका उपयोग करेगी, इसका यूज करेगी जितना वो कर सके, जब तक कर सके। इनफैक्ट सी इज गोइंग ऑन दिस पिलग्रिमेज टू कैंटरब्यूरी, कि वो जो वाइफ ऑफ बाथ है इस पिलग्रिमेज इट मीन्स इस कैंटरब्यूरी के तीर्थ यात्रा पे जो जा रही है ना, विद द होप, इस होप के साथ, इस आशा के साथ तीर्थ यात्रा पे जा रही है, ऑफ फाइंडिंग हर 6th हस्बैंड, ताकि वो अपने 6th हस्बैंड को, 6ठे हस्बैंड को ढूंढ सके। मतलब 5 शादी ऑलरेडी कर चुकी है, वो 5 शादी उसका खत्म हो चुका है, और 6ठे हस्बैंड की आशा में, होप में वो कैंटरब्यूरी के तीर्थ यात्रा पे जा रही है। यहाँ पे फिर से हम वाइफ ऑफ बाथ के प्रोलॉग का कुछ लाइन एज ए कोटेशन यूज कर रखे हैं। वर्जिनिटी इज ग्रेट परफेक्शन, फिर डॉट डॉट है क्योंकि हम ये पूरा लाइन मेंशन नहीं किए हुए हैं। But Christ, who is the source of perfection, did not command that everyone should go shall. The wife of Bath believes that, wife of Bath का ऐसा मानना है कि the husband is his wife's slave, कि जो husband होता है ना वो अपनी wife का slave होता है, it means गुलाम होता है, and owes her for life, और पूरे जीवन के लिए ऋणी होता है husband अपनी पत्नी का। She is extremely blunt and open about her ideas and sexuality. She it means wife of बाथ जो है काफी ज्यादा blunt रहती है, मतलब बिना सोचे समझे बोलना, और काफी ज्यादा ओपन है अपने सारे आइडियाज, विचारों को लेकर और सेक्सुअलिटी को लेकर। जब इतना सारा चीज वो शादी के बारे में बता चुकी होती है अपने 5 हस्बैंड के बारे में, तो यहाँ पार्डनर नाम का एक कैरेक्टर है जो कि कहानी के इस वाले सेक्शन में इतना होने के बाद वो वाइफ ऑफ बाथ को बीच में रोकता है और बोलता है कि अभी तो हम शादी करने वाले थे या शादी करने का सोच रहे थे, लेकिन तुम्हारे इन सारी बातों को सुनकर ना अब हमको लगता है कि शादी नहीं करना चाहिए। फिर आगे अब ये अपना फिर से प्रोलॉग वाला सेक्शन कंटिन्यू रखती है। द वाइफ ऑफ बाथ टेक्स ग्रेट प्राइड इन द फैक्ट
वाइफ ऑफ बात जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्राइड वाला, गर्व वाला बात समझती है, तथ्य मानती है दैट शी हैज़ हैड सॉवरेनिटी ओवर ऑल हर 5 हस्बैंड। वो बताती है कि उसका ना अपने 5 हस्बैंड पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल था, मतलब 5 के 5 हस्बैंड उसके अंडर थे। शी इज़ वेरी वेल सिचुएटेड, वो काफ़ी ज़्यादा वेल सिचुएटेड रहती है, इट मीन्स काफ़ी अच्छा खासा उसके पास पैसा रहता है। बिकॉज क्योंकि हर फर्स्ट 3 हस्बैंड वेयर ओल्ड एंड वेल्दी, क्योंकि जो स्टार्टिंग के 3 हस्बैंड रहते हैं ना उसके, वो ओल्ड इट मीन्स बूढ़े रहते हैं, साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले रहते हैं। इस वजह से वाइफ ऑफ बाथ जो है उसके पास भी अभी अच्छा खासा पैसा है। यहाँ पे हम ब्रैकेट में मेंशन कर रखे हैं कि प्रोलॉग का जो सेक्शन है 1 लाइन से लेके 451 लाइन्स तक ना, तो 1 से 451 लाइन तक वाइफ ऑफ बाथ जो है ना अपने स्टार्टिंग के 3 हस्बैंड के बारे में डिस्कस कर रखी है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हर 4th हस्बैंड, अब वाइफ ऑफ बाथ का जो चौथा हस्बैंड है, हैड ए मिस्ट्रेस, उसकी एक मिस्ट्रेस रहती है, इट मीन्स उसका अफेयर कहीं ना कहीं चल रहा होता है। सो सी पनिश हिम, इस वजह से वाइफ ऑफ बाथ जो है उसको पनिश करती है, दंडित करती है। सी मेक्स हिम जेलस, और वाइफ ऑफ बात क्या करती है, अपने हस्बैंड को भी जेलस फील करवाती है। वो अपने हस्बैंड के सामने ये दिखाती है ना कि उसका भी कहीं ना कहीं अफेयर चल रहा है। वाइफ ऑफ बात ये प्रूव करती है, ये दिखाने की कोशिश करती है अपने चौथे हस्बैंड के सामने चल रहा है, जबकि एक्चुअल में ऐसा था नहीं, बस अपने हस्बैंड को जलाने के लिए। फिर से यहाँ पे हम एज ए कोटेशन लाइन यूज कर रखे हैं, दैट आई मेड हिम फ्राई इन हिज ऑन ग्रीस। वो बताती है अपने 4th हस्बैंड के लिए कि वो अपने 4th हस्बैंड को वैसा ही फील करवाई जैसा कि वो फील कर रही थी, अपने हस्बैंड के एक्स्ट्रा अफेयर होने की वजह से जैसा वो अनुभव कर रही थी ना, तो सेम वो चीज़ का अनुभव वो अपने 4th हस्बैंड को भी करवाई। द वाइफ ऑफ बाथ के प्रस्तावना वाले सेक्शन में ही टोटल 856 लाइन है, जिसमें कि 451 लाइन्स तक वो स्टार्टिंग के 3 हस्बैंड के बारे में डिस्कस कर रखी है। बाकी 452 से लेके 856 के बीच जितना भी लाइन होता है ना, उसमें अपने चौथे और 5वें हस्बैंड के बारे में बता रखी है। द वाइफ ऑफ बाथ मैरिज टू हर 5th हस्बैंड जैनकिन। अब वाइफ ऑफ बाथ जो है अपने 5वें हस्बैंड जैनकिन से शादी करती है फॉर लव, प्यार के लिए, नॉट फॉर मनी, ना कि पैसे के लिए। इवन दाउ हर 5th हस्बैंड बीट्स हर, हालांकि वाइफ ऑफ बाथ का जो 5वां हस्बैंड है उसको पीटता है। वन नाइट ही बीट्स हर फॉर टीयरिंग पेज फ्रॉम ए बुक, और एक रात बस इतनी छोटी सी चीज़ की वजह से वाइफ ऑफ बाथ को उसका हस्बैंड पीटता है कि वो एक बुक से ना एक पेज फाड़ दी थी। ही हिट्स इट सो हार्ड दैट शी बिकम्स डीप इन 1 ईयर, और इतनी तेज उसको मारता है ना कि वाइफ ऑफ बाथ जो है अपने एक कान से बहरी हो जाती है। रियलाइजिंग दैट व्हाट ही हैज डन, अब जब रियलाइज होता है वाइफ ऑफ बाथ के हस्बैंड को कि वह क्या किया है, कितना गलत काम किया है, ही आस्क फॉर हर फॉरगिवनेस, तो उसे क्षमा मांगता है। सी सेज, इस पे वाइफ ऑफ बाथ कहती है, ही गेव मी ऑल द ब्राइडल इन माई हैंड टू हैंड द गवर्नेंस ऑफ हाउस एंड लैंड। मतलब वाइफ ऑफ बाथ का 5वां हस्बैंड क्या कहता है, माफ़ी मांगने के लिए पहले तो उसको बोलता है कि हम आज से तुम्हारा सारा बात मानेंगे, तुम जो बोलोगी वो करेंगे, साथ ही साथ अपने घर का, हाउस का और लैंड में अपनी ज़मीन का सारा हिस्सा, सारा कुछ जो है उसके अधिकार में दे देता है, सारा कुछ उसको दे देता है। इन दिस वे, इस तरीके से द वाइफ ऑफ बाथ इज एबल टू गेन सोवरेनिटी ओवर हर 5th हस्बैंड, और इस तरीके से वाइफ ऑफ बाथ को ना अपने 5वें हस्बैंड के ऊपर भी सोवरेनिटी, इट मीन्स कंट्रोल मिल जाता है, वो अपने 5वें हस्बैंड को भी अपने अंडर कर पाती है। ठीक है, तो ये प्रोलॉग वाला सेक्शन खत्म हो गया, कहानी वाला प्रोलॉग का जो है। अब प्रोलॉग की कंक्लूजन को डिस्कस करेंगे। दस इस प्रकार द वाइफ ऑफ बाथ इज ए लस्टी एंड डोमिनेटिंग वुमेन। वाइफ ऑफ बाथ जो रहती है एक लस्टी इट मीन्स कामुक, और डोमिनेटिंग इट मीन्स तानाशाही वुमेन रहती है, औरत रहती है। हु इज प्राउड ऑफ हर सेक्सुअलिटी, जो कि अपनी सेक्सुअलिटी को लेके काफी ज्यादा घमंड भी करती है, एंड बिलीव दैट, और साथ ही साथ ऐसा मानती है कि ए वुमेन शुड हैव सोवरेनिटी इन ए मैरिज, की एक वुमेन का ना अपनी शादी में ना कंट्रोल होना चाहिए, मतलब सारा कंट्रोल शादी में एक औरत के हाथ में ही होना चाहिए, ऐसा वाइफ ऑफ बाथ मानती है। शी इज एक्सट्रीमली ब्लंट एंड आउटस्पोकन अबाउट हर आइडियाज एंड बिलीव्स। अपने आइडियाज इट मीन्स विचारों को लेके, अपने बिलीव्स इट मीन्स मान्यता को लेके काफी ज्यादा वो ब्लंट रहती है, और आउटस्पोकन मतलब खुलकर बात करती है अपने विचारों और मान्यताओं को लेके। डिस्पाइट बीइंग ए वुमेन ऑफ द 14th सेंचुरी, मतलब 14वीं सदी की महिला होने के बावजूद, हर आइडियाज, बिलीफ एंड बिहेवियर आर मोर लाइक ए वुमेन ऑफ 21st सेंचुरी। वाइफ ऑफ बाथ का जो आइडियाज है, इट मीन्स जो विचार है, जो मान्यताएं हैं और जो बिहेवियर है ना, वो 21st सेंचुरी की महिलाओं की तरह है। इट मीन्स वाइफ ऑफ बाथ जो है 14वीं सदी की महिला है, लेकिन उसका जो रवैया है, आइडिया है, बिहेवियर है ना, वो सारा कुछ 21वीं सदी की महिला की तरह है। इन शॉर्ट, संक्षेप में, द वाइफ ऑफ बाथ इज ए ट्रूली ए फेमिनिस्ट हीरोइन।
कि वाइफ ऑफ बाथ जो है वास्तविक में एक नारीवादी नायिका है, और फॉर टाइम इट मीन्स अपने टाइम की। तो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इट मीन्स वाइफ ऑफ बाथ के प्रोलॉग को हम लोग डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट जो है द वाइफ ऑफ बाथ के टेल को डिस्कस करेंगे। अगर स्पेसिफिक एग्जाम में क्वेश्चन टेल से रिलेटेड आ जाए तभी आपको ये वाला सेक्शन लिखना है। इसका भी जो इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन होगा ना वो सेम आपको फर्स्ट वाले की तरह ही लिखना है। मतलब अभी जो हम बताएं ना ये इंट्रोडक्शन, तो ये वाइफ ऑफ बाथ के टेल में भी आपको यही सेम इंट्रोडक्शन यूज़ करना है। उसके बाद फिर नीचे हेडिंग डालना है वाइफ ऑफ बाथ टेल, और फिर इंट्रोडक्शन के बाद ये टेल कहानी को शुरू करना है। इन द वाइफ ऑफ बाथ टेल में सी डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ ए नाइट। सी इट मीन्स वाइफ ऑफ बाथ जो है एक नाइट, एक योद्धा की कहानी सुनाती है। हु लर्न्स अबाउट वुमेन्स ग्रेटेस्ट डिजायर, जिसको कि वुमेन के ग्रेटेस्ट डिजायर के बारे में पता चलता है कि औरतें जो है वो अपने जीवन से, इट मीन्स औरतें जो है एक्चुअली में क्या चाहती है ना। तो इसी चीज़ के इर्द गिर्द जो है ये पूरी कहानी है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इन किंग अर्थर्स कोर्ट, किंग अर्थर के कोर्ट में ए यंग नाइट कमिट्स ए टेरिबल क्राइम बाय रेपिंग ए यंग वुमेन। एक यंग नाइट, एक युवा योद्धा जो है ना एक बड़ा भयावह क्राइम करता है कि वो एक यंग वुमेन का रेप कर देता है। ही इज सेंटेंस टू डेथ। अब वो रेप किया हुआ है तो उसको मतलब डेथ इट मीन्स मृत्यु की सजा मिली। बट क्वीन गुनिवर आस्क फॉर ए चांस टू गिव हिम ए सेकेंड चांस। बट लेकिन जो रानी गुनिवर है इट मीन्स किंग अर्थर की वाइफ है, वो बोलती है कि मुझे एक मौका दीजिए ताकि हम इसको सेकेंड चांस दे सके, दूसरा मौका दे सके। सी एंड द कोर्ट डिसाइड, मतलब क्वीन गुनिवर और जो कोर्ट इट मीन्स दरबार के लोग हैं वो सारे डिसाइड करते हैं दैट कि इफ द नाइट कैन डिस्कवर व्हाट वुमेन ट्रूली वांट, कि अगर ये नाइट जो है डिस्कवर कर लेगा, पता लगा लेगा कि वुमेन को एक्चुअली में ट्रूली में इट मीन्स वास्तविकता में क्या चाहिए, विद इन ए ईयर, एक साल के अंदर, ही विल बी स्पेयर्ड, तो इसको बख्श दिया जाएगा, इसको छोड़ दिया जाएगा। बस तुमको पता लगाना है कि औरतों को वास्तविकता में चाहिए क्या। फिर से यहाँ पे हम लाइन यूज कर रखे हैं एज ए कोटेशन, इस बुक का ही ये लाइन है। वॉट थिंग इज इट दैट वुमेन मोस्ट डिजायरन। तो ये जो आप देख रहे हो थिंग की स्पेलिंग, वुमेन की स्पेलिंग, डिजायरन की स्पेलिंग, ये अभी मॉडर्न इंग्लिश से बिल्कुल अलग है। और मिडिल जो इंग्लिश था ना उसमें ना ऐसा ही लैंग्वेज यूज किया जाता था। तो ये जो बुक है ना पूरा द कैंटरबरी टेल्स, जिसमें कि हम लोग का कहानी द वाइफ ऑफ बाथ है, तो उसको लगभग इसी लैंग्वेज में लिखा गया है। और प्रोलॉग वाले सेक्शन में जो भी कोटेशन हम यूज कर रखे हैं ना उसको हम मॉडर्न इंग्लिश में ट्रांसलेट करके यूज कर रखे हैं। लेकिन द वाइफ ऑफ बाथ के टेल वाले सेक्शन में हम यहाँ पे कोटेशन में कोई चेंज नहीं किए, जैसे बुक में दिया था सेम ही लिख दिए। द नाइट ट्रेवल फॉर ए ईयर। अब जो नाइट को इट मीन्स योद्धा को टाइम मिला है तो वो पूरा एक साल तक ट्रेवल करता है। आस्किंग वुमेन व्हाट दे डिजायर मोस्ट, ये जानने के लिए कि औरतों को एक्चुअली में चाहिए क्या, औरतों से बार बार जाके पूछता है। बट ही रिसीव मैनी डिफरेंट आंसर, लेकिन इसको जो है अलग अलग तरह का आंसर मिलता है बहुत सारी औरतों से। नियर द डेडलाइन, जब वो डेडलाइन के पास है, उसका समय खत्म होने वाला है, एक साल पूरा होने वाला है। ही इनकाउंटर्स ए ग्रुप ऑफ वुमेन इन ए फॉरेस्ट, तो वो जंगल में कुछ औरतों के, कुछ महिलाओं के ग्रुप से मिलता है। उस ग्रुप में टोटल 24 महिलाएं थी। एज ही अप्रोचेस, जैसे ही वह उन औरतों से बात करने जाता है, ऑल डिसअपियर, सारी की सारी औरतें वहां से गायब हो जाती है। एंड एन ओल्ड वुमेन एग्रीज टू सेव हिज लाइफ, और मतलब वहां पे सारी औरतें गायब हो गई लेकिन वहां पे एक बूढ़ी औरत प्रकट होती है जो कि मान जाती है उसकी लाइफ को बचाने के लिए। एंड हेल्प हिम, साथ ही साथ उसकी मदद करती है। अंडरस्टैंड वुमेन को समझने में। इफ वी एग्री टू डील विथ हर, वो बताती है कि तुम अगर मतलब मेरे साथ डील करते हो, हम भी एक ऑफर करेंगे, तुम मेरी बात मानते हो ना, तो हम भी तुमको बता देंगे, तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम्हारे जीवन की रक्षा करेंगे, ठीक है। तो दोनों मिलके यहाँ पे डील करते हैं, बूढ़ी औरत और वो नाइट। डेस्परेट ही एग्री, इट मीन्स डेस्परेट इट मीन्स जल्दी से वो मान जाता है नाइट कि अरे बस आप बताइए, उसके बाद तो जो आप बोलेंगे वो हम करेंगे, बस हमको ये मृत्यु की सजा से छुटकारा मिले। एट कोर्ट, अब दरबार में, द नाइट रिवील्स द ओल्ड वुमेन आंसर। अब जो बूढ़ी औरत आंसर बताई है योद्धा को, वो आंसर रिवील करता है। वुमेन वांट, तो नाइट वहां पे कहता है कि औरतों को चाहिए पावर एंड कंट्रोल ओवर देयर हस्बैंड्स एंड लवर, अपने हस्बैंड और लवर्स पे कंट्रोल चाहिए, पूरी तरीके से नियंत्रण चाहिए। अब नाइट किस तरीके से इस बात को कहता है बुक में, एक्चुअल उसको हम एज ए कोटेशन लिख रखे हैं यहाँ पे। नाइट सेड वुमेन डिजायरन टू हैव सॉवरेनिटी एज वेल एज ओवर हिज हस्बैंड एज हर लव एंड फॉर टू बीन इन मास्टरी हिम अबव। इस तरीके का लाइन जो है नाइट के द्वारा यूज किया जाता है उस टाइम कोर्ट में। दिस आंसर इज करेक्ट, अब ये जो आंसर था बिल्कुल सही था। दिस आंसर सेव्स द नाइट लाइफ, और इस आंसर की वजह से जो है नाइट का जीवन बच जाता है। हाउएवर, हालांकि द ओल्ड वुमेन डिमांड्स हर रिवार्ड, अब ओल्ड वुमेन बोलती है कि अब तुम हमको रिवार्ड दो, अब हमको जो चाहिए वो दो। मैरिज टू द नाइट, और बोलती है कि तुम हमसे शादी कर लो, योद्धा को बोलती है। दाउ रिलेक्टेंट द नाइट एग्रीज, हालांकि
नाइट जो है रिलेक्टेंट, इट मीन्स उसकी इच्छा नहीं होती है, वो नहीं चाहता है, फिर भी वो मान जाता है टू मैरी हर, उससे शादी करने के लिए, बिकॉज ही ऑज हर हिज लाइफ, क्योंकि वो ना ऋणी हो चुका था उस बूढ़ी औरत का, क्योंकि बूढ़ी औरत उसका जान बचाई थी। इस वजह से नहीं चाहते हुए भी जो है यहाँ पे नाइट जो योद्धा है ना, वो बूढ़ी औरत से शादी के लिए मान जाता है। ऑन देयर वेडिंग नाइट, अब जब इन लोग का वेडिंग नाइट है, जिस शादी वाला रात है, द नाइट इज अनहैप्पी, नाइट जो रहता है वो अनहैप्पी रहता है। मतलब कोई भी कैसे खुश होगा जब कोई सी यंग इंसान का बूढ़ी से शादी हो रहा हो, तो वो अनहैप्पी रहता है। एंड टेल्स हिज न्यू वाइफ, और अपनी न्यू वाइफ को, अपनी पत्नी को बताता है दैट ही इज अजेम्ड ऑफ हर अपीयरेंस, की उसके अपीयरेंस को लेके, इट मीन्स बूढ़ी औरत के अपीयरेंस, इट मीन्स लुक्स को लेके ना उसको ना शर्मिंदा महसूस होता है अपने दोस्तों के सामने, फैमिली वाले के सामने। सी ऑफर्स हिम ए चॉइस, तो अब ये जो बूढ़ी औरत है ना, उस नाइट को, उस योद्धा को एक चॉइस देती है। सी कैन रिमेन अगली बट बी लॉयल एंड गुड, वो बोलती है कि हम अगली रह सकते हैं और लेकिन तुम्हारे साथ लॉयल, इट मीन्स वफादार रहेंगे, तुम्हारे साथ अच्छा से बिहेव करेंगे। और सी कैन बिकम यंग एंड ब्यूटीफुल बट पॉसिबली अनफेथफुल, या तो फिर हम यंग, इट मीन्स जवान बन जाएं और सुंदर बन जाएं, लेकिन हो सकता है तब तुम्हारे साथ हम कुछ मतलब वफादार ना रहे, तुमको धोखा दे दें, किसी और के साथ अफेयर कर ले। तो ये दो चॉइस देती है जो बूढ़ी औरत रहती है नाइट को। द नाइट वाइजली टेल्स, अब यहाँ पे नाइट जो है बड़ी बुद्धिमानता पूर्वक जवाब देता है, जस्ट योर सेल्फ विच मे बी मोस्ट प्लेजर, कि तुम ना अपने हिसाब से चूज कर लो जो तुमको सही लगे, जो तुमको आनंदित लगे। तो इस तरीके का रिप्लाई जो है नाइट वहां पे देता है। बाय गिविंग हर द पावर, अब उसको पावर देते हुए, ही गिव्स हर वॉट वुमेन वॉन्ट मोस्ट, कंट्रोल। मतलब अब ये जो चूज करने का पावर नाइट क्या किया, अपनी वाइफ, इट मीन्स उस बूढ़ी औरत को ही दे दिया, और ये देकर वो नाइट वही काम किया जो कि औरतें चाहती है। इट मीन्स औरतें क्या चाहती है, कंट्रोल चाहती है, और यहाँ पे जो नाइट है वही कंट्रोल जो है उस बूढ़ी औरत को दे दिया। द ओल्ड लेडी रिवार्ड हिम बाय बिकमिंग बोथ ब्यूटीफुल एंड फेथफुल, और इसी वजह से जो वो बूढ़ी औरत है ना, उसको रिवार्ड देती है, पुरस्कृत करती है दोनों चीज के साथ, मतलब साथ ही साथ वो सुंदर भी हो जाती है और फेथफुल, इट मीन्स उसके साथ वफादार भी रहती है। दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, उसके बाद वो दोनों बड़ी खुशीपूर्वक रहते हैं, क्योंकि अब ओल्ड लेडी जो है सुंदर भी हो गई है और वफादार भी है, तो अब चाहिए ही क्या उस नाइट को। एट द एंड ऑफ द टेल, और इस तरह से इस कहानी के अंत में, द वाइफ ऑफ बाथ प्रेज फॉर हस्बैंड्स, वाइफ ऑफ बाथ जो है फिर से अपने हस्बैंड्स के लिए प्रे करती है, हु आर यंग, कि वो चाहती है कि आगे जो उसके हस्बैंड्स हो, मतलब आगे जो भी शादी करे, वो यंग हो, ओबीडियंट, इट मीन्स आज्ञाकारी हो, उसकी बात माने, एंड गुड इन बेड, और बेड पे काफी अच्छे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का टेल वाला जो कहानी वाला सेक्शन था वो भी खत्म हो गया। फिर अब कंक्लूजन की बात आई, तो यहाँ पे सिर्फ फिर से हम लिख रखे हैं कि सेम एज प्रोलॉग, कि जैसे हम बताए थे कि इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन आपको प्रोलॉग की तरह ही लिखना है, इसका भी तो कंक्लूजन वाला सेक्शन भी जो है सेम प्रोलॉग की तरह ही लिखना है। तो दूसरा जो सेक्शन था हम लोग का वाइफ ऑफ बाथ का टेल, तो उससे रिलेटेड भी नोट्स जो है खत्म हो गया। यहाँ पे हम लिख रखे हैं कि टोटल जो है ना 1264 लाइन्स है वाइफ ऑफ बाथ में, जिसमें कि हम स्टार्टिंग में ही बताए थे कि 856 लाइन लगभग जो है प्रोलॉग वाले सेक्शन में है, और लगभग 400-450 लाइन जो है कहानी वाले सेक्शन में है। तो कहानी वाला सेक्शन ही छोटा हो गया, क्योंकि 800 समथिंग लाइन जो है वो प्रस्तावना वाले ही सेक्शन में है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट जो है हम कैंटरबरी टेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर रखे हैं, क्योंकि ये जो हम लोग का प्रेजेंट कहानी है द वाइफ ऑफ बाथ प्रोलॉग एंड टेल, उसको कैंटरबरी टेल से ही लिया गया ना, तो थोड़ा बहुत आपको कैंटरबरी टेल्स के बारे में भी पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रिटन बिटवीन 1380 to 1400, कि कैंटरबरी टेल्स को जो लिखा गया ना 1380 से 1400 के बीच लिखा गया है। पब्लिश्ड, इसको पब्लिश करवाया गया 1476 में। कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, इसमें टोटल 24 कहानियां, जिसमें से अभी हम लोग एक कहानी बस द वाइफ ऑफ बाथ टेल एंड प्रोलॉग पढ़े, और उस 24 कहानी में से जो 22 कहानी है वो कंप्लीट है, लेकिन 2 कहानी जो है वो इनकम्प्लीट है, अधूरी है। चौसर डिसाइड टू राइट 120 स्टोरीज, लेकिन जो ऑथर थे जेफरी चौसर वो डिसाइड करते हैं, तय करते हैं कि वो इस बुक में 120 कहानी लिखेंगे। एवरी पिलग्रिम्स, जो सारे तीर्थयात्री हैं, 2 + 2 इट मीन्स टोटल 4 कहानी सुनाएंगे। 2 कहानी मतलब जब पिलग्रिम्स जा रहे होंगे तीर्थ यात्रा पे तब 2 कहानी सुनाएंगे, और आते वक्त भी 2 कहानी सुनाएंगे। इस तरह से जो सारे पिलग्रिम्स हैं वो 4 कहानी सुनाएंगे। और कितने पिलग्रिम्स हैं? टोटल 29 पिलग्रिम्स और एक नरेटर, तो टोटल 30 लोग हैं। और 30 लोग जब 2 आने के टाइम 2 जाने के टाइम कहानी सुनाए तो 34 जा 120 कहानी टोटल हो जाएगा। और तो यही जेफरी चौसर डिसाइड भी किए थे कि टोटल 120 कहानी जो है इस बुक में लिखना है, लेकिन जो एक्चुअल में लिखा है वो 24 कहानी ही लिखा है। फर्स्ट टेल इज द नाइट्स टेल, जो पहला कहानी रहता है वो एक नाइट, एक योद्धा का कहानी रहता है कैंटरबरी टेल्स का। द लास्ट टेल इज पार्सन्स टेल, और आखिरी का कहानी जो रहता है वो एक पार्शन का कहानी रहता है। टाइप, ये जो पोएम है वो एपिक है एक तरह की,
द होस्ट और उस ग्रुप का 30 लोग जो यात्रा कर रहे हैं ना, उस ग्रुप का एक होस्ट होता है जिसका कि नाम हैरी बैली है। डिटरमाइन हुज स्टोरी इज बेस्ट, वो अंत में डिसाइड करने वाला था कि किसकी कहानी जो है बेस्ट है, सबसे अच्छी है, वो डिसाइड करेगा और उसको रिवार्ड भी दिया जाएगा, पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसलिए सभी तीर्थयात्री पिलग्रिम्स जो है ना कहानी सुना रहे हैं। टोटल फ्रेगमेंट की इस जो बुक में कैंटरबरी टेल्स में कितने टोटल फ्रेगमेंट है, इट मीन्स खंड है, तो सही आंसर हो जाएगा 10। तो यहाँ पे हम लोग का नोट्स वाला सेक्शन खत्म हो गया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। पीडीएफ के लिए आप लोग को पता होगा कि 1 मई से सारे टॉपिक का पीडीएफ पेड है और एक टॉपिक के पीडीएफ का प्राइस 30 रुपीज़ है। अगर आपको इस टॉपिक का इट मीन्स वाइफ ऑफ बाथ का भी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको 30 रुपीज़ पेड करने होंगे। पेड पीडीएफ के लिए आप हमको टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक दोनों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में। एक हम लोग के चैनल का टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसमें कि 15,000 से ज़्यादा मेंबर ऑलरेडी ऐड है, जिसमें कि हम कुछ टॉपिक्स के पीडीएफ अपलोड करते हैं और साथ ही साथ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड बहुत सारा इन्फॉर्मेशन उस ग्रुप में शेयर करते हैं। तो आप लोग इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो आप वो वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि वाइफ ऑफ बाथ से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, इट मीन्स वाइफ ऑफ बाथ का चाहे थीम हो जाए, वाइफ ऑफ बाथ का कैरेक्टर स्केच हो जाए, या फिर वाइफ ऑफ बाथ के जरिए कैसे महिलाओं की स्थिति दिखाई गई है मिडिल एज की, वो सारा टाइप का क्वेश्चन आंसर जो कि मोस्टली पूछा जाता है इस टॉपिक से रिलेटेड, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने की, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट प्लस की हो गई है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी आपको लगे कि किसी क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।